दोस्तों, एक परिवार होता है जिसमें एक पिता होता है और उसके दो बेटे होते हैं। कुंभ के मेले में घूमने के लिए जाते हैं। वहां पर वह लोग घूम ही रहे थे, तभी अचानक से जो उसका बड़ा बेटा होता है उसकी नज़र एक साध्वी पर पड़ती है। अब जैसे ही वह साध्वी को देखता है तो साध्वी का चेहरा उसे जाना पहचाना सा लगता है और थोड़ी देर गौर करने के बाद वह एकदम से उसे माँ कहकर पुकार देता है। अब जैसे साध्वी देखती है कि उसे कोई माँ कहकर पुकार रहा है तो साध्वी वह उस बच्चे की तरफ देखने लगती है और जैसे ही वह उस बच्चे की तरफ देखती है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इसके बाद जब बेटा उस साध्वी को माँ कहकर पुकारता है तो उसका पिता भी उसकी तरफ देखने लगता है और बहुत कुछ उसके दिमाग में घूमने लगता है। कौन थी वह साध्वी और किस वजह से इस बच्चे ने उसे माँ कहकर पुकारा था। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोग का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और लोगों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रयागराज के पासी के गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम शिवम होता है। शिवम जिसकी अभी अभी शादी हुई थी और शादी के बाद वह बड़ा ही खुश था। 2003 में उसकी शादी होती है और उसकी पत्नी का नाम रागिनी होता है। शिवम के घर में और कोई नहीं है, केवल दोनों पति पत्नी हैं। वह अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करने के लिए एक दूसरे से बातें किया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ रागिनी एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम वह सोनू रखते हैं। शिवम और रागिनी दोनों उस बच्चे की अच्छे से परवरिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर रागिनी शिवम से कहने लगती है कि इस तरह से कैसे समय व्यतीत होगा। अब शिवम पूछने लगता है कि क्यों, क्या हुआ, इस तरह से समय क्यों नहीं व्यतीत होगा। तो वह कहने लगती है कि तुम छोटा मोटा काम किया करते हो और आगे बच्चे का फ्यूचर भी तो है, इनका फ्यूचर भी तो अच्छा बनाना है, ऐसे कब तक काम चलेगा। क्योंकि शिवम अब तक मेहनत मजदूरी किया करता था और मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर रहा था। अब यह बात सुनकर शिवम भी इस बात के बारे में गहन सोच विचार करने लगता है और वह सोचता है कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ तो बड़ा करना चाहिए ताकि मैं अपने बच्चे का फ्यूचर और भी अच्छा बना सकूं। इसी बात को सोचकर शिवम इधर उधर ऐसे काम ढूंढने लगता है जिन कामों का आगे काफी ज्यादा स्कोप हो और उन कामों को करने के बाद वह अच्छा खासा रुपए कमा सके। इसके बाद जो शिवम होता है वह वहीं के एक ठेकेदार के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करने लगता है। ठेकेदार उसकी बातों को समझता है। बातों को समझने के बाद उसे काम बताता है और कहता है कि तुम टाइल्स का काम करना सीख लो और इसमें काफी ज्यादा अच्छा स्कोप है। अब शिवम इस बात को सुनकर यह तय कर चुका था कि उसे टाइल्स का काम अच्छी तरह से सीखना है ताकि इस काम को लेकर वह अपने बच्चे को उन्नति की ओर ले जा सके और अपने परिवार को अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करा सके। इसी बात को सोचकर शिवम टाइल्स का काम सीखने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ अब 3 साल हो गए थे शिवम को इस काम को सीखते हुए और लगभग वह इस काम में परफेक्ट ही हो गया था। इसके बाद जो शिवम की पत्नी होती है वह भी प्रेग्नेंट थी और वह एक और लड़के को जन्म देती है। अब जब शिवम सिंह के 2 बच्चे हो गए थे तो उसी दौरान एक दिन उसकी पत्नी शाम के समय अपने पति से वही बात फिर से दोहराने लगती है जो पहले बच्चे के जन्म के दौरान उससे कही गई थी। इस बात को सुनकर शिवम सिंह अपनी पत्नी से कहता है कि हाँ, मैं काम सीख रहा हूँ और कुछ दिनों बाद अपना काम करने लगूंगा और इसके बाद अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाएगा। इसके बाद शिवम भी इस बात पर गौर कर देता है और कहता है कि मेरी पत्नी ठीक ही कह रही थी और मुझे कुछ ना कुछ अपने बेस पर भी करना चाहिए। इस बात को सोचकर शिवम अब आगे काम करने लगता है, लेकिन वहां पर उस काम को करने से उसे ज्यादा आमदनी तो नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर काम कम से कम चला करता है और उसमें भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि इस तरह से काम करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं और जब सब कुछ हिसाब किताब लगाकर देखा जाता है तो उनके पास उतने ही पैसे मिलते थे जितनी शिवम को मजदूरी मिला करती थी। यह बात देखकर शिवम काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और फिर वह एक बड़ा फैसला लेता है। उसने सुन रखा था कि पूना के अंदर इस काम का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और अगर वह वहां पर जाकर इस काम को करेगा तो अच्छे खासे पैसे कमाएगा। इसी बारे में एक दिन शाम के समय अपनी पत्नी से बात करता है तो उसकी पत्नी भी उससे कहती है
कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप बेशक से वहां पर चले जाओ और बच्चों की देखभाल आराम से कर लूंगी। शिवम को भी ये काम अच्छी तरह से आ गया था, तो इसके बाद जो शिवम होता है वहां से पूना चला जाता है और पूना जाकर इस काम को करने लगता है। जैसे शिवम ने सोचा था वैसे ही यहाँ पर निकलता है। यहाँ पर उसका काम अच्छे से चलने लगता है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा था, तो इसी वजह से उन्हें अच्छे पैसे मिल जाया करते हैं। शिवम ने अपने साथ अपने गांव के कुछ व्यक्तियों को भी अपने पास लगा लिया था जो कि उसका काम में हाथ बटाया करते हैं और वह भी उस काम में अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और शिवम को वहां पर रहते हुए लगभग 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल तक लगातार शिवम अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी पत्नी के पास पैसे भेजता रहता है और उससे फोन पर हाल चाल पूछ लिया करता है। लेकिन 4 साल बाद अचानक से गांव से उसके बच्चे का फोन आता है, यानी कि जो उसका बड़ा बेटा होता है जिसका नाम सोनू होता है, उसका उसके पास फोन आता है और वह कहता है कि पिताजी, जब हम स्कूल से आए तो घर के अंदर हमें मम्मी कहीं भी नहीं मिली। अब इस बात को सुनकर शिवम थोड़ा सा हैरान और परेशान हो जाता है और उसके बाद अपने बेटे को समझा देता है। कहता है कि बेटा, हो सकता है कहीं बाहर गई हो, 1-2 घंटे बाद आ जाएंगी, वरना सुबह तक तो आ ही जाएंगी। ऐसा कहकर उसने अपने बच्चे को समझा दिया था। और जो गांव के व्यक्ति उसके पास काम किया करते थे उनके ही घर में से किसी महिला को अपने घर पर भेज देता है और कहता है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इसके बाद जो उसके साथ काम किया करता था एक व्यक्ति, उसकी पत्नी उसके घर पर चली जाती है और बच्चों को संभाल लेती है। दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन भी सुबह सुबह जब वह फोन करके पता करता है तो अभी तक उसकी पत्नी घर पर नहीं आई थी। अब यह बात शिवम को विचलित कर रही थी और वह सोच विचार करने लगता है कि आखिरकार उसकी पत्नी गई तो कहाँ गई और क्या हुआ है उसके साथ। यही बात सोचकर वह वहां से सीधा अपने गांव के लिए निकल जाता है और थोड़ा सा सफर तय करने के बाद अपने गांव में अपने घर पर पहुंच जाता है। घर जाने के बाद वह बच्चों से बात करता है और उनसे पूछता है कि बेटा, तुम्हारी मम्मी आखिरकार कहाँ जा सकती हैं। तो बच्चे कहते हैं कि पापा, हमें नहीं पता है कि मम्मी कहाँ जा सकती हैं क्योंकि हम तो स्कूल जाया करते थे। इसके बाद जो शिवम होता है वह अपने आसपास पड़ोस में इस बारे में पता करता है कि उसकी पत्नी कहाँ गई है। अगर किसी को बताकर गई हो तो वह उसको बता दे, लेकिन वहां से भी उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता है। लेकिन उसे एक ऐसी बात पता चल गई थी जो एक अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। दरअसल उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला जो ज्यादातर दूसरों के घरों में ताक झाक किया करती थी, वह उसे कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद शिवम को विश्वास नहीं होता क्योंकि शिवम अपनी पत्नी रागिनी से बहुत ज्यादा प्रेम किया करता था और इधर जो रागिनी थी वह भी शिवम से प्यार किया करती थी। लेकिन वह महिला बता रही थी कि आपके घर में पिछले काफी दिनों से एक भिखारी आया करता है और मेरे हिसाब से जो आपकी पत्नी है वह उस भिखारी के साथ ही भाग गई है क्योंकि अक्सर वह भिखारी आपके घर में 3-3, 4-4 घंटे रहा करता है क्योंकि तुम्हारे बच्चे तो स्कूल जाया करते हैं और पीछे से तुम्हारी पत्नी उसको घर में बिठाकर रखती थी। उस भिखारी की उम्र ज़्यादा नहीं थी बल्कि उसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल थी और वह गांव के अंदर हर 8 से 10 दिन में भीख मांगने के लिए आया करता है। लेकिन जब भी आता था तुम्हारे घर में जरूर जाया करता था। यह बात सुनकर शिवम पहले तो विश्वास नहीं करता, लेकिन जब इस बात की तहकीकात करता है और लोगों से पूछता है तो वहां से भी उसे इस बात की तरफ इशारा मिलता है और लोग बताते हैं कि हाँ, हमने भी ऐसा ही देखा है और शायद हो सकता है ऐसा ही हो गया हो। सभी की बात सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा देकर एक भिखारी के साथ भाग गई है, वरना इस गांव के बीच में से ऐसे ही महिला कहां गायब हो जाती। इसके बाद शिवम काफी दिनों तक अपनी पत्नी के वापस लौटने का इंतजार करता है, लेकिन उसकी पत्नी का कोई भी अता पता नहीं रहता। उसके 2 बेटे थे, बच्चे थे और दोनों बच्चे अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा बिलाव करते थे, रो रहे थे फूट फूट कर। शिवम अपने बच्चों को संभालता है और कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद मम्मी वापस आ जाएंगी। ऐसा कहकर वह उन्हें चुप कराने
की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा रो रहे थे। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बच्चे भी माँ की राह देखना बंद कर देते हैं और अपने काम धंधे में लग जाते हैं। इसके बाद जो शिवम होता है वह तय करता है कि वह अब पूना नहीं जाएगा, यहीं पर अपने बच्चों की देखभाल करेगा। वह वहां पर रहने लगता है, लेकिन गांव के अंदर उसे कुछ ऐसी बात सुनने को मिलती हैं जिन्हें सुनने के बाद वह दोबारा से पूना जाने का फैसला कर लेता, क्योंकि गांव के अंदर बात चल रही थी कि 2 बच्चों की मां एक भिखारी के साथ भाग गई है। जबकि शिवम के पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी उसने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। ऐसा क्या दिख गया था उसे उस भिखारी में? अब यह बात सुनकर शिवम थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि इन बातों का सामना उसके बच्चे को भी करना पड़ सकता है। अगर वह बच्चे यहाँ पर रहेंगे तो उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा और इस बात का उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। यही सोचकर शिवम अपने बच्चों के साथ पूना जाने का फैसला करता है और अपने बच्चे को लेकर वहां से सीधा पूना चला जाता है और वहां पर अपने काम काज को संभालने लगता है। वहां पर रहकर वह बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाता है और साथ में अपने रोजगार को देखता रहता है। बच्चे भी अपने पिता को परेशान नहीं किया करते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज़्यादा गौर किया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ शिवम को वहां पर रहते हुए लगभग 5 साल बीत गए थे। यानी कि अब समय आ गया था 2014 का। 2014 के स्टार्टिंग में ही एक दिन शाम के समय पूरा परिवार बैठकर टीवी देख रहा था, यानी कि शिवम और उसके दोनों बच्चे टीवी पर मूवी देख रहे थे। उस मूवी के अंदर अचानक से कुंभ के मेले का जिक्र आता है। अब इस बात को सुनकर जो उसका बड़ा बेटा सोनू होता है वह अपने पिता से पूछने लगता है कि पिताजी, यह कुंभ का मेला क्या होता है? अब जब पिता देखता है कि बेटे यहाँ पर रहने के बाद अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, तो वह उन्हें बताने लगता है कि बेटा, कुंभ का मेला इस तरह से होता है और वहां पर बहुत ज्यादा लोग आते हैं और सभी लोग मिलजुल कर रहा करते हैं। दरअसल उस मूवी के अंदर एक ऐसा सीन था जहां पर एक व्यक्ति कहता है कि मेरा जुड़वा भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गया और उसके बाद अब मैं उसे ढूंढता फिर रहा हूं। तरह तरह के वह भेष बनाता है और बार बार उस मूवी के अंदर कुंभ मेले का जिक्र आ रहा था। तो पिता अपने बेटे को कुंभ के मेले के बारे में सब कुछ समझा देता है और बता देता है कि बेटा, ऐसे ऐसे कुंभ का मेला होता है। तभी बेटा कहने लगता है कि पिताजी, क्या हम भी कुंभ का मेला देख सकते हैं? अब पिता जब इस बात को सुनता है तो थोड़ी देर तक इसके बारे में सोच विचार करने लगता है और वह अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। सोचने के बाद उसे ज्ञात होता है कि अभी कुछ दिनों के बाद कुंभ का मेला आने वाला है और बच्चे कुंभ के मेले को देखना चाहते हैं, तो क्यों ना उनको कुंभ का मेला दिखा दिया जाए। वह एकदम से अपने बेटे से कहने लगता है कि बेटा, सच में ही तुम्हें कुंभ का मेला देखना है? तो बेटा कहता है कि हाँ पिताजी, मुझे कुंभ का मेला देखना है। वहां का मेला कैसा मेला होता है जिसके अंदर लोग भी बिछड़ जाया करते हैं? तो उसके बाद पिता अपने दोनों पुत्रों से कुंभ के मेले में चलने की तैयारी करने के लिए कहने लगता है, क्योंकि कुछ दिनों में ही कुंभ का मेला शुरू होने वाला था। तो वह कह देता है कि बेटा, अभी से ही चलेंगे और आराम से समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि अब तक शिवम ने काफी अच्छा खासा रुपए पैसे भी कमा लिया था। तो वह कहता है कि काफी दिन वहां पर रुक कर आएंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। बेटा इस बात को सुनकर एकदम से खुशी के मारे झूम उठता है और अपने पिता को गले लग जाता है। पिता अपने बेटे को गले में लगाते हुए उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि कभी ना कभी उसकी पत्नी ने भी इस कुंभ के मेले को देखने के लिए कहा था, लेकिन वह परिवार की जिम्मेदारियों के चलते इस मेले को अपनी पत्नी को नहीं दिखा पाया था। इसके बाद पूरा परिवार अच्छी तरह से तैयार होता है और तैयार होने के बाद पिता अपने दोनों बच्चों को लेकर कुंभ का मेला दिखाने के लिए निकल देता है। अब वहां से आने में उन्हें 4 दिन का समय लगता है और वैसे भी रास्ते में वह रुक रुक कर आ रहे थे। जहां पर भी कोई घूमने फिरने वाला जगह होती थी वहां पर वह रुक जाया करते थे और घूमते फिरते हुए कुंभ के मेले तक पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद जो उसके पिता होते हैं वह वहां पर ठहरने का इंतजाम कर लेता है और अपने बच्चों को कुंभ के मेले की प्राथमिकता बताने लगता है कि किस वजह से मनाया जाता है और क्या क्या महत्व होता है यहाँ पर आने का और क्यों हमें यहाँ पर आना चाहिए। ऐसी बातें करते हुए पिता अपने दोनों पुत्रों को लेकर मेले में घूम रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसका बड़ा बेटा जो सोनू होता है उसकी नज़र एक साध्वी के झुंड पर पड़ती है, जिसमें से एक साध्वी को वह बड़ी गौर से देख रहा था।
थोड़ी देर उसे गौर से देखने के बाद वह एकदम से जोर से माँ कहकर उसे आवाज लगाता है। अब इस बात को सुनकर, इस आवाज को सुनकर जिस साध्वी की तरफ वह देख रहा था वह भी उसकी तरफ देखने लगती है। इधर जो उसका पिता था वह भी अपनी बेटी की तरफ देखने लगता है, लेकिन साध्वी जैसे ही उस बच्ची को देखती है और साथ में खड़े हुए शिवम को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दरअसल सामने जो साध्वी थी वह और कोई नहीं बल्कि शिवम की वही पत्नी थी जो 5 साल पहले उसके घर से एकदम से गायब हो गई थी और लोग बता रहे थे कि एक भिखारी के साथ भाग गई है। अब शिवम जैसे ही अपनी पत्नी को देखता है और थोड़ी देर गौर से देखने के बाद वह भी उसे पहचान लेता है। इसके बाद शिवम के दिमाग में ढेर सारे सवाल हैं। वह अपनी पत्नी से पूछना चाहता था कि वह इतने दिनों तक कहाँ थी, क्या गांव वाले जो कह रहे थे वह सच है या नहीं है। इसी वजह से शिवम अपने दोनों बच्चों को लेकर उस साध्वी के झुंड की तरफ बढ़ने लगता है। इधर जो वह साध्वी होती है वह उस झुंड से निकलकर शिवम के पास आ जाती है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तभी जो बड़ा बेटा होता है सोनू, वह कहता है कि माँ तुम कहाँ चली गई थी, पता है हमने तुम्हें कितना याद किया है। इस बात को सुनने के बाद जो साध्वी होती है वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि बेटा मेरी मत मारी गई थी, इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ कर आ गई थी। ऐसा कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन तभी जो शिवम होता है वह सबसे पहले उसे चुप कराता है और कहता है कि सबसे पहले तो तुम चुप हो जाओ और चुप होने के बाद सही सही बताओ कि तुम कहाँ गई थी। गांव वाले तो एक गलत तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि तुम किसी भिखारी के साथ भाग गई हो। वह तुम्हारे घर के अंदर काफी देर तक बैठा रहा करता था। इसके बाद जो रागिनी होती है वह अपने ऊपर बीती हुई बात शिवम को बताने लगती है और कहती है कि हाँ यह बात मैंने भी सुनी थी और इस बात को सुनने के बाद ही मैं आप लोगों से मिलने के लिए नहीं आई थी। वह कहती है कि सच में मैं उस भिखारी के बहकावे में आ गई थी। उसने मुझे कहा था कि मोक्ष अलग चीज है और मोक्ष के लिए अपने घर परिवार को छोड़ना पड़ता है, तभी हमारा दूसरा जन्म अच्छा होता है। इन सभी बातों का मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है और इसी वजह से मैं अपना सब कुछ छोड़कर उस भिखारी के साथ चली गई थी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। लेकिन जैसे ही मैं उसके साथ जाती हूँ तो लगभग 10 से 12 दिन के बाद मुझे उसका असली चेहरा दिखाई देता है। वह मेरा गलत फायदा उठाना चाहता था और जैसे ही मुझे इस बात का पता चलता है तो मैं जैसे तैसे करके उससे जान छुड़ाकर भाग आई। और दोबारा से जब मैं अपने गांव पहुंची तो वहां पर मेरे बारे में यह अफवाह उड़ रही थी जिस अफवाह को तुम बता रहे हो। पहले तो मैंने सोचा कि मैं घर चली जाती हूँ और तुम्हें बताती हूँ, लेकिन मैं फिर सोची कि यह भिखारी जितने दिनों से मेरे पास आ रहा है उतने दिनों के हिसाब से यही बात सिद्ध होती है कि मैं सच में इसके साथ भाग गई और अब कौन से मुंह को लेकर तुम्हारे पास आती। इसी बात को सोचकर मैं वहां से वापस आ जाती हूँ और वैसे ही इधर उधर अपना समय व्यतीत करने लगती हूँ और घूमते घूमते मुझे ये साध्वी का झुंड मिल जाता है जहां पर यह सभी अपना समय व्यतीत कर रही थी। इसी तरह से हम लोग भिक्षा मांगा करते हैं और भिक्षा मांग कर अपना समय व्यतीत किया करते हैं। इसके बाद मैं इन लोगों के साथ आ गई और यहाँ पर अपना जीवन बिताने लगी, तो इसी वजह से मैं इन साध्वी के साथ ही रहा करती हूँ और यहीं पर अब तक का समय मैंने इनके साथ बिताया है। इस बात को सुनकर जो शिवम होता है वह भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को झट से अपने गले लगा लेता है। कहता है कि रागिनी मुझे तो पता था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन लोगों की बात का मुझ पर इफेक्ट पड़ा था और इसी वजह से मैं अपने बच्चे को लेकर वहां से पूना रहने लगा ताकि इनकी जिंदगी में कोई भी कैसी भी कठिनाई ना आए। क्योंकि जब इन्हें पता चलेगा कि उसकी माँ एक भिखारी के साथ भाग गई है तो इन लोगों के जीवन पर उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आज ऊपर वाली की मर्जी से हम दोनों दोबारा से एक हो गए हैं और इसके बाद अपने जीवन को एक साथ हंसी खुशी बिताएंगे। अब जो रागिनी होती है वह वहां से शिवम के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और जिन साधुओं के साथ वह रहा करती थी उनसे अब आज्ञा लेती है और वह लोग भी खुशी खुशी से उसे विदा कर देते हैं। कहते हैं कि ठीक है, अगर तू इस तरह से रहना चाहती है तो बेशक से रह सकती है। जब तुम्हारे बच्चे भी हैं और तुम्हारा पति भी है तो उनके साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। रागिनी अब अपने परिवार के साथ पूना में रहा करती है और फिलहाल उनके बड़े बेटे की शादी भी हो चुकी है। उनको एक पोता भी है और उस पोते को पाकर बड़ी ही खुश है रागिनी। शिवम भी और उसके दोनों बेटे अच्छी तरह से वहां पर रहा करते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत किया करते हैं।
तो दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जल्द से लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।